नहीं, देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, उनका एक संवैधानिक हक है आंदोलन करने का, लेकिन उसमें कोई हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए और हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब तक जो किसानों का आंदोलन रहा है वो शांतिपूर्वक रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं किसान, तो वो तो उनका संवैधानिक हक है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि किसान पीछे हटने नहीं वाला। और जिस तरह से हमारे पंजाब के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के नतीजे आए हैं, उससे साफ जाहिर है कि जनता पंजाब की इनसे बहुत दुखी है और किसान के साथ है पंजाब की जनता। और इनके जो गढ़ थे, जैसे होशियारपुर, वो बाकी भी जगह जहाँ इनके गढ़ थे भाजपा के, वहाँ ये बुरे तरीके से हारे हैं और कहीं कहीं तो इनको वोट नोटा से भी कम पड़ा है। तो एक संकेत है ये, इनको समझ लेना चाहिए। और जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो तो बंगाल में व्यस्त हैं, वो तो वोटों की राजनीति कर रहे हैं, भाषण देने जा रहे हैं, जैसे कि पंजाब में कुछ हुआ ही नहीं और जैसे किसान को कोई तकलीफ ही नहीं। किसान के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, वो उनके जहन में है ही नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मुद्दा उनके लिए ज़्यादा अहमियत देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस देश की जो राजनीति है वो सही तरीके से आगे नहीं जा रही, क्योंकि सरकार होती है जनता की जो आशंकाएं हैं, जनता की जो पीड़ाएं हैं, उनको समझने के लिए और फिर दूर करने के लिए। ये सरकार ऐसा बर्ताव करती है कि पीड़ा बढ़ती है, शंकाएं बढ़ती हैं। सरकारें ऐसे चलती नहीं। सर, बड़ी बात ये भी है क्योंकि किसान जो हैं लगभग 80 दिन से ज़्यादा हो चुके, अभी भी डटे हुए हैं। आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब के चुनाव के नतीजों का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा जो है और किसानों का ये पूरा मामला है, आने वाले जो चुनाव हैं उसके नतीजे भी तय करेगा? उनके नतीजों पर देखिए, जब तक ये पूरे देश में, मेरा ख्याल इसका जो प्रोटेस्ट की जो प्रोटेस्ट किसानों को जो साथ मिल रहा है बाकी प्रदेशों में, अगर ये सारे देश में फैल जाए और किसान इकट्ठा हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इनको बहुत भारी नुकसान होगा और आने वाले जो भी चुनाव होंगे, प्रदेशों में चुनाव हुए, उनके भी नुकसान होगा। लेकिन देखिए, बात चुनाव की नहीं है और चुनाव के नतीजों की भी नहीं है। असलियत तो यह है कि जो किसान की, जो आज के दिन किसान की ज़िंदगी है, वो मेरे ख्याल पिछले 40-50 सालों में उसमें कोई बढ़त नहीं हुई। वैसे का वैसे ही है किसान बेचारा। पहले भी उसको लोग एक्सप्लॉइट करते थे, ज़मींदार एक्सप्लॉइट करते थे, बाकी लोग एक्सप्लॉइट करते थे, ताल्लुकदार एक्सप्लॉइट करते थे। ज़मींदारी के बाद भी उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इजाफा आया नहीं। और जहाँ तक उद्योगपति हैं, जहाँ तक ट्रेडर्स हैं, ख़ास तौर पे उद्योगपति, उनको तो सरकार बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन किसान को कभी सरकार ने कुछ दिया नहीं। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उद्योगपति तो मैक्सिमम चाहता है, ये तो मिनिमम चाहते हैं, वो भी इनको देने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसान बहुत नाराज़ है। और ये नाराज़गी अगर सारे देश में फैल गई तो इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन मुद्दा किसानों का और किसानों की ज़िंदगी में कैसे खुशहाली लाई जाए, ये एक देश का मुद्दा है और सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए। सर, एक और बड़ा इस वक्त मुद्दा जो आम आदमी के लिए, उसमें किसान भी शामिल हैं और आम जनता भी शामिल है, मिडिल क्लास खासकर शामिल है, वो है पेट्रोल और डीजल। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 10 दिनों से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में तो सेंचुरी लगा चुका है पेट्रोल की कीमत। एलपीजी की भी कीमतों में आग लगी हुई है। इस तरीके से आप शुरू देखिए, 3 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, जहाँ मध्य प्रदेश हुआ, जहाँ कई
इलाकों में जो पेट्रोल की कीमत है वो 100 से ज़्यादा हो चुकी है और डीजल की कीमत भी लगभग 92 पर लीटर हो गई है। तो मैं एक बात जनता के सामने रखना चाहता हूँ कि जो इसकी जो बेस कीमत है ना, जो 1 लीटर पेट्रोल की जो लगभग कीमत आती है वो लगभग 34 या 35 रुपये पर लीटर आती है, जो इसकी बेस प्राइस होती है। और उसके ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर वैट लगता है और उसके ऊपर जो डीलर का मार्जिन है वो भी होता है, उसके ऊपर भी वैट लगता है। तो उसको अगर इकट्ठा किया जाए तो लगभग वो 65 रुपये के करीब हो जाता है, तो 100 रुपये तक पेट्रोल पहुंच जाता है। मुझे तो इस बात पे भी शक है कि जो पेट्रोल पंप हैं, डीलर के पेट्रोल पंप हैं, वो तो केवल 2 डिजिट पे चलते हैं, वो 3 डिजिट पे नहीं चलते। मतलब कि उनको 100 का हिसाब भी नहीं पता, तो वो शायद चेंज ना करने पड़े क्योंकि वो 90, 92, 93, 94, 99 तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही 100 आएगा तो वो तो 3 डिजिट होना चाहिए। तो मैं जब मैंने भी पेट्रोल भरवाया, मैंने तो कभी 3 डिजिट देखा नहीं, तो शायद भी बदलाव करना पड़े, क्योंकि अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सरकार ऐसा करेगी। अब मुझे याद है अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इसलिए बढ़े हैं कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, ये बात सही है, हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमने कभी इससे फ़ायदा नहीं लिया। हमने हमेशा उपभोक्ता को फ़ायदा दिया, कंज्यूमर को फ़ायदा दिया। अगर दाम कमती हुए पेट्रोल के पर लीटर तो हमने कंज्यूमर को फ़ायदा दिया। ये बात ये सही कह रहे हैं कि हमने कमाई नहीं की। हाँ, ये कंज्यूमर के कंधों पे उठ के कमाई कर रहे हैं। मतलब कि अगर दाम कमती होते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगाकर ये और पैसा कमाते हैं। उसकी वजह साफ है, उसकी वजह यह है कि इनके पास पैसा ही नहीं है। इन्होंने पिछले 6-7 साल में अपने कार्यकाल में जो एक आर्थिक स्थिति है देश की, उसमें इतनी गिरावट आ चुकी है कि इनके पास खर्चने के लिए पैसा ही नहीं है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं, ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं और वैट बढ़ रहा है ताकि इनको पैसा मिले। क्योंकि अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट 9.5% होगा तो निश्चित रूप से या तो मार्केट से बोरो करना पड़ेगा पैसा, या टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे, या कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पड़ेंगे, टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे। तो यही ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही हैं कि जो परिवर्तन ये कर रहे हैं ना, वो तो पहले कभी हुआ ही नहीं। और परिवर्तन वो जनता के खिलाफ परिवर्तन है, वो जनता का परिवर्तन नहीं है, वो जनता के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री जी को मुबारक। Sir, short English, sir, how do you see the farmer organizations have called up the Rail Roku Andolan today, a 4 hours Rail Roku Andolan, a nationwide program they have been called for. So how do you see it? Well, this has happened before in many agitations. Rail Roko has happened before. I remember in Rajasthan, this happened when the Gujars were in agitation. And in the past history also, Mr. Fernandez also, remember? Yes. He also did a Rail Roko Andolan. So this has happened in the past. So this is a way of protesting. As long as the protest is peaceful, as long as there is no incitement to violence, they have a constitutional right to protest in the manner that they wish. Of course, it will cause some inconvenience to the public, though they have committed that they will not in any way cause any inconvenience to the passengers. But some amount of inconvenience will be there, but that happens in every protest. That is part of democracy, that is part of the exercise of the fundamental right to protest, as long as there is no violence. So, but I think that the way the government has dealt with the farmers has been very short-sighted. They should have taken the farmers for the genuineness of their demands. They believe their demands are not genuine. So if you make that assumption, naturally there will be a headlong opposition. And the fact that the recent results of the local bodies in Punjab and the corporations in Punjab have shown that the people of Punjab are with the farmers should be a message to this government that this has resulted in the people turning against them. And especially the BJP, where in many areas where the BJP was strong, like in Hoshiarpur and other places, they have completely been wiped out. And in many instances, their votes
are less than the nota option. This only shows the extent of disenchantment with this government and its handling of the farmer issue. This should be a message, a sort of a signal to them that all is not well. And the fact that the Home Minister at this point, while all this is happening here, is in West Bengal trying to garner votes to defeat Mamta ji, is also a reflection of the mindset of this government and the mindset of the Home Minister, that he is least bothered about the farmers and the concerns of the farmers. God forbid if this takes an all India turn, that all Kisans all over the country, and in fact this is spreading, the message of the farmers' protest is spreading all India. But if it becomes an all India issue, then it will impact elections in various states as well, that are the upcoming elections in various states. But sir, how do you see, a day before yesterday, the BJP leaders met at the BJP office, and now the BJP has decided to move on, to reach out to the people and try to explain the people that how these farm laws are in the benefit of farmers, and the opposition parties are spreading confusion among them, and these laws are... See, you cannot confuse the farmer. How can you confuse a farmer who knows what his life is? A farmer knows what he earns from the field. A farmer knows that he doesn't have quality school education that can be given to the children. A farmer knows that he doesn't have any surplus to spend. The farmer knows that when the crop is good, a potato crop or an onion crop, he has to throw it on the streets because the prices come down. The farmer knows that apart from wheat and rice, and only in some states, for the 23 crops where there is a minimum support price, the government is not procuring. The FCI is not procuring. The farmer knows his condition. Nobody can fool the farmer. This government is fooling itself by thinking that people are fooling the farmer. Right? It's an act of self-deception. They are deceiving themselves. They are fooling themselves. They should realize that nobody can fool the farmer. In fact, this is not a political struggle at all. This is a popular farmer-based agitation. And that agitation is not receding, not thinning out, because the farmers are clear that they have been shortchanged. And they have not just been shortchanged now, they have been shortchanged in the past. They have been exploited. You look at the history of farming in India, you will witness the exploitation at every stage, either by the talukdar or the zamindar in different parts of the country, and the kulaks in different parts of the country. After that happened, then came the Green Revolution, where the farmer got some kind of, the country gained. But the farmer's condition continued to be, and he lives in poverty. And in a country where 86% of the farmers have less than 2 hectares of land, how can a farmer grow in 2 hectares of land? How can he survive? So this is a misconception that the farmers don't understand the positivities inherent in the farm laws. They understand everything. They know more than the government. The government is run by bureaucrats. The farmer is tilling the land. He knows what his life is and how he deals with his life on a daily basis to survive. So last question to you. So how do you see the fuel price hike? Diesel, petrol are seeing the increase in the prices from the last 10 days, and in many of the states like Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan, it's almost crossed 100 rupees per litre. Yes, in Ganganagar, for example, it touched more than 100. And many places in Madhya Pradesh, Rajasthan and Maharashtra, and many places it's over 100. But I think people need to understand this, that the base price of 1 litre of petrol is around 34-35 rupees. So if you calculate it on that basis, that is about 65 rupees, because it has to reach 100. For 65 rupees includes excise duty, includes VAT, and includes the dealer's margin and the VAT on the dealer's margin. Right? That comprises the balance 65 rupees. So the government is earning from the prices, the international prices of diesel having gone down. Right? In our time, the government never earned, because the benefit of lowering of diesel and petrol prices used to be given to the consumer. Here the government
earns at the expense of the consumer. So the consumer's cost goes up, but the government earns more money. So this is anti people, and I remember how Sushma ji used to give very evocative speeches in Parliament when prices went up during our time, because if the price of petrol was over 100, crude went up to 140 at one stage, so we had to charge that kind of money. And Sushma ji and others in BJP used to, including the present our Prime Minister, used to attack us as to what are you doing to the consumer. But at that time, the price of a barrel of crude was 140, and most of the time it's over 100. Today it's 34, 35, 36, right? And they are making profit on it. So this sort of double-faced, policy, ideology of the BJP, they're known for it. The other thing I wish to say is that really they don't care. They have an absolute majority in the Lok Sabha. Now they have cobbled up a majority in the Rajya Sabha. So they say that, they're not answerable to anybody. So this is how they look at sort of burdening the consumer at every level, because they just don't care. They only care about perpetuating their own power, either by vote bank politics or note bank politics. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।